तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं। आज आपका एक पेपर हुआ है जिसका नाम है नॉर्थ सेट 8 पॉइंट। ठीक है। तो उसका प्रीलिम्स का आज आपका एग्ज़ाम था। और पेपर की बात करें तो पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। जितने भी रेस्पॉन्स मिले हैं बच्चों के तरफ से। रही बात पेपर के लेवल की, तो पेपर ना इजी है ना हार्ड है। मीडियम लेवल का आपका पेपर रहा। सेक्शन वाइज जैसा एम्स ने इस पेपर को बना दिया है उसी पैटर्न में आपका पेपर रहा। 90 मिनट्स आपको मिले थे। और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहे, कुछ इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी रहे, कुछ एडिशनली इन्होंने ऐड किया है आज के पेपर में। ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो पेपर बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव पेपर होता है। और रही बात नॉन नर्सिंग की बात करें तो वो भी सेक्शंस बहुत अच्छा आया बताया। ज़्यादा कुछ खास टिपिकली क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे। तो पहले बात करेंगे हम पेपर के क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको हैंड रिटन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इमेज बेस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे उन पे बात करेंगे। सेकंड फिर जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं उन पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में हम इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। और सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे मिले लेकिन वो पूरे नहीं मिले हैं। तो मेरी आपसे स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस मैं लिखूंगा लास्ट में वो क्वेश्चंस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप वो क्वेश्चंस पूरे करना। या फिर जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई में भी ऐसा लगे कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन में आपको पता है कि पेपर आपने दिया है आपने नहीं दिया है। तो जो फीडबैक आपकी तरफ से मिलती है उसी के बेसिस पे पेपर सॉल्यूशंस जो हैं वो डाले जाते हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि मैं आपको बता सकूं। लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे पूरे नहीं मिले हैं वो क्वेश्चंस आप थोड़े से हेल्प करना मुझे कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो उसका आंसर इजीली मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आज के पेपर के बारे में बात करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। पेपर अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना लाइक ज़रूर मुझे इस वीडियो के थ्रू दीजिएगा। और रही बात एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको कि नॉट सेट जो 9 है और जो कैंडिडेट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बार मैंने डाला भी है। इसके साथ साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात पीएससी से स्टाफ नर्स की वैकेंसी काफ़ी संख्या में निकली है। इसका एडवर्टाइजमेंट तो अभी आया नहीं है पर रिक्रूटमेंट आपका क्लियर हो गया है तो जल्द ही वो भी आ जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट मतलब जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को, मेरी उनसे एडवाइस है कि आप एक बार हमारे जो कोर्सेज हैं वो 16 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह इंक्वायरी उसकी चालू कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन पे जाके आप ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं लेक्चर्स आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। मेरी सिंपल सी ही आपसे एडवाइस रहती है, ज़्यादा कुछ एडिशनली मैं ऐड भी नहीं करता हूँ। और चलिए फिर पेपर देखते हैं आपका पेपर कैसा रहा। तो पहले अपन इमेज बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आपके जो एमसीक्यूज टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो जितने मेरे पास क्वेश्चंस मिले हैं मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बता सकूँ। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज के आपके पेपर के बारे में। ठीक है। तो आज आपका पेपर हुआ है 8। ठीक है। और जिसका आज आपका प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है। काफ़ी इश्यूज हुए बताए आज, टेक्निकली कारणों की वजह से काफ़ी जगह लेट भी हुआ पेपर, लेकिन कुल मिला के आपका हो गया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये एम्स ने करवाया है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अपन इमेज बेस क्लियर करते हैं। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे चलते हैं अपन। ठीक है। तो ये आपका एक इमेज पूछा गया था। ठीक है। इस तरह से आपका एक कोई इमेज आया था आज नंबर 1। ठीक है। तो ईसीजी पे आपके पास दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नंबर 1 पे क्वेश्चन आपका ये था जिसमें आपको ईसीजी का ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। इस कंडीशंस के बारे में आपसे पूछा गया था कि कंडीशंस क्या है, तो इसका अगर अपन आंसर देखें तो इसको हम बोलते हैं एसवीटी। क्या बोलते हैं? एसवीटी, यानी सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ईसीजी पे ये था, सेकंड नंबर पे। उसमें आपको ईसीजी की जो है इस तरह से कोई आपको मतलब ईसीजी का एक पैराग्राफ दिया गया था, और जिसमें आपसे हार्ट रेट जो है वो पूछी गई थी। ठीक है, हार्ट रेट आपसे पूछी गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि ये देखिए पी, सॉरी, पी वेव इधर हो गई, ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो आर से जो सेकंड आर है, यहाँ तक के आपको ईसीजी के जो स्मॉल बॉक्सेज होते हैं, ठीक है, इनको क्या करना होता है? काउंट करना। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको हार्ट रेट निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है, टू आर वेव बिटवीन स्मॉल बॉक्स काउंट एंड देन डिवाइड 1500। ठीक है, और आई थिंक जो इसका आंसर आपके सामने आया था वो 150 पर मिनट आया। ठीक है, यही आंसर शायद आपके क्वेश्चंस में आपका आज मिला होगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि दो आर जो वेव्स होती है उनके बीच में जितने स्मॉल बॉक्स हैं उनको आप काउंट कीजिए और 1500 में डिवाइड कीजिए। जो आपका आंसर आ रहा है वो आपकी हार्ट रेट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपकी सेकंड जो आपकी इमेज थी, वो स्ट्रोक के ऊपर रिलेटेड थी, जो सामने आपके लिखी हुई है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन था जो आप में स्ट्रोक में आपको इम्प्लीमेंटेड किया गया था कि भैया, तो पहले आपको पता है कि पहले जो फास्ट था, ये मैनोमिक्स तो पहले से ही चल रहा था स्ट्रोक में। इसमें दो वर्ड अब ऐड हुए हैं, वो बी फॉर बैलेंस और ई फॉर आइज हो गया है। ठीक है, तो बैलेंस इश्यूज आपको पता करना होता है, या तो आपको इससे फुल फॉर्म पूछी गई है, लेकिन ये रिलेटेड टू स्ट्रोक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ई फोर हो गया आइज, आपको पता करनी है आई में चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। एफ फोर हो गया, आपको फेस का पता करना है, वो ड्रूपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए फोर हो गई आर्म्स की एक्टिविटी कैसी है। एस फोर हो गया आपका स्पीच यानी स्लर्ड है। टी फोर हो गया टाइम, यानी आपको टाइम पे उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो ये बी फास्ट जो है रिलेटेड टू है स्ट्रोक। ठीक है, तो इसके जो फुल फॉर्म पूछी गई है तो वो नीचे आपके लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने यही किया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज की मैं बात करूं तो आपसे एम्बू पे क्वेश्चन था। वैसे तो एम्बू पे आपके दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों क्लियर करेंगे अपन, लेकिन ये इस प्रकार की एक मेथड आपसे पूछी गई थी। ठीक है, और एम्बू पे ये क्वेश्चन था और इसमें होल्डिंग मेथड आपसे पूछी गई है। तो ये जो क्लाइंट है, तो इसने क्या हुआ, जो चिन वाले पॉइंट है इसको आप इन्होंने इस तरह से होल्ड कर रखा है। ठीक है, ताकि जो है लीक ना हो, और दूसरा इसकी होल्डिंग टाइट रहे। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं हुक मेथड। ठीक है, हुक मेथड। एम्बू की एक मेथड और आती है जिसको सी एंड ई मेथड भी बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। लेकिन ये वाली जो मेथड है ये हुक मेथड है और रेयरली यूज होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका हुक मेथड होने वाला है। इसके बाद में इमेज की बात करें तो आपकी नेक्स्ट इमेज थी वो ये थी। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये एरिस स्पेचुला है। ठीक है, एरिस स्पेचुला है, और एरिस स्पेचुला जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए पेप स्मेयर किट है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ये पेप स्मेयर किट है। ठीक है, और ये क्या होती है? स्क्रीनिंग मेथड है, या स्क्रीनिंग आप इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं। और किसके लिए होता है ये? सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, तो पेप स्मेयर किट है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि एरिस स्पेचुला आपको क्लियरली दिया हुआ था।
तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इश्यूज जिसमें मुझे लगता नहीं है कि इमेज बेस में आपको लगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इमेज आपसे मिशन इंद्रधनुष में आपसे डिजीज काउंटिंग पूछा गया था कि जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है या नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसमें कितनी जो डिजीज हैं वो कवर होती हैं। तो टोटल डिजीज जो कवर होती हैं वो 12 होती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, जिसमें फर्स्ट वन है पोलियो, तो आप एट बर्थ ओपीवी देते हैं। फिर बीसीजी आप देते ही हैं, जैसे टीबी प्रिवेंट होती है, हेपेटाइटिस बी भी हम देते हैं डिलीवरी होने के बाद, ठीक है। फिर डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, टिटनस हो गया, मेनिंजाइटिस न्यूमोनिया हो गया, जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस मुरली देते हैं, न्यूमोकोकल पीसीवी देते हैं, मीजल्स देते हैं 9 मंथ पे, और रूबेला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल कितनी डिजीज कवर कर रहे हैं, 12 कवर कर रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये इमेज बेस में नहीं आया होगा तो आपसे वैसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अर्ली वार्निंग स्कोर के ऊपर, ठीक है। अर्ली वार्निंग स्कोर के ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे आज पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल पैरामीटर इस तरफ से दिए हुए हैं, 0 से काउंट हो रहा है 1 2 3 एंड 1 2 3। एस्पिरेशन रेट जो स्कोर आपको देना है उससे, ये जो अर्ली वार्निंग स्कोर है इससे आप पेशेंट की डिटोरिएशन रेट या उसकी क्लिनिकल आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं उसके बारे में ये आपको वार्न करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे आज में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा पैरामीटर मैंने डाउनलोड करके आपके सामने रख दिया है, तो आई होप आपको ये हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, ट्रायड ऑफ डेथ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रोमा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ट्रोमा आपको पता है कि आरटीए के केसेस में ये देखने को आपको मिलता है। इसमें आपसे ट्रायड फीचर्स पूछे गए थे। अब ट्रायड का नाम आते ही आपको समझ जाना है कि 3 फीचर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है जो डेथ है। फर्स्ट वन आपकी क्या हो गई है, ओगुलोपैथी हो गई है क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हो रहा है। सेकंड, लो बॉडी टेम्परेचर यानी हाइपोथर्मिया हो गया है। और एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा, मेटाबॉलिक, ठीक है। तो ये तीनों जो फीचर्स है, तीनों जो फीचर्स हैं ये ट्रायड बनाते हैं किसके लिए, डेथ के लिए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन था, पॉपुलर भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर आपके ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब ये इमेज बेस में आपसे पूछा गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिवाइस आपसे पूछी गई है आज, ठीक है, जिसको हम माइकी की भी बोलते हैं, लो प्रोफाइल बटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये काम क्या करती है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। ये एज ए गैस्ट्रोस्टोमिक ट्यूब है, ठीक है, जो बीनीथ ऑफ स्किन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होती है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, पीईजी यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज़ होती है, और शॉर्ट टर्म के लिए आपकी ये माइकी की भी बोल सकते हो आप, जी बटन भी बोल सकते हो, या लो प्रोफाइल बटन भी बोल सकते हो। ये डिवाइस आपसे पूछी गई थी आज के पेपर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। और इसका मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन के नीचे इसको रखा जाता है, और ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो साइट लोकेशन स्क्रीन के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए एम्बू से फिर से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था पहले कि आपसे हुक मेथड के बारे में पूछा गया था, और ये जो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इसमें आपसे आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपसे ओटी पे भी पूछा गया है, जिसमें पुलिस कैथेटर था, पॉइंटिंग आपको दी गई थी, और निडी एस्पिरेशंस जहाँ से कल्चर मीडिया करते हैं तो उसके लिए आप यूरिन जो एस्पिरेट करोगे तो उसके पॉइंटिंग आपको दिए गए थे कि आपको कहाँ से वो पॉइंट एस्पिरेट करना है।
इसी तरह से आपको आज एम्बू का एक पॉइंट दिया गया था जिसमें आपसे पॉइंट देके वो लोग मतलब उस पार्ट्स का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है आपसे पैप ऑफ वाल्व पूछा गया है, जो यहाँ होता है। ठीक है, एक आपसे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग पूछा गया था, जो ये वाला पॉइंट था। एक आपसे रिजर्वायर बैग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो मुझे पता है, बाकी पूरे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका मास्क जो सीधा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपके सामने रहेगा ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पैप ऑफ वॉल्व हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पीप वॉल्व जो है वो आपको यहाँ दिख गया होगा, ये 3rd नंबर पे है। एक्सपायरेटरी वॉल्व जो होता है वो यहाँ होता है 4 नंबर। ठीक है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग जिसको अपन पुश करते हैं, क्रश करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया है। एयर इनलेट वन वे वॉल्व ओ टू रिजर्वोयर सॉकेट जो यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है यहाँ पे 7 नंबर पे। ठीक है, ये रिजर्वोयर बैग हो गया आपका। और ऑक्सीजन इनलेट जो ट्यूबिंग होती है जहाँ से ऑक्सीजन अपन देते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। इस तरह से पूरा एम्बू का मैंने नेम प्लेट यहाँ पे साथ में रख दी है ताकि आपको इजी वे में याद रहे। हाँ, ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है फ्यूचर में अगर पेपर हो रहा है, जैसे मेंस पेपर आपका आ रहा है 9 जब होगा, तो शायद इंटरचेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आज के पेपर में मुझे ऐसे लगे जो 7 में आए थे लेकिन इंटरचेंज होते हुए आए हैं। वहाँ जो पूछा गया वो यहाँ नहीं पूछा गया, लेकिन रिलेटेड टू उसी से पूछा गया। ठीक है, और जैसे बात करें एम्स की, तो एम्स के पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, इंट्यूबेशन हो गए, ट्रेकोस्टोमी हो गई, और जैसे बात करें ओबीजी इज़ द फेवरेट, उसका रहता ही है। ठीक है, फिर कम्युनिटी में जैसे आपके आईएमएनसीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज, वो भी उसका फेवरेट पॉइंट है। ट्रोमा पे फेवरेट है उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेसिक हैं जो उसके हर बार के पूछे गए हैं। सेफ्टी चेकलिस्ट का आपको सीक्वेंस पूछा गया है, वो भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, बात कर ले। ठीक है, ये देखिए आ ही गया है आपके सामने। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें टेकेस्टोमी डाल दी गई है। आपसे सिर्फ रिंग की सिचुएशन पूछी गई थी कि कहाँ पे वो डाली गई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चों से कंफ्यूजन हो गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेकंड रिंग देखिए, पहली दिखाई दे रही है आपको, सेकंड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ आपको नहीं दिखाई दे रही है। थर्ड इसके जस्ट नीचे हो गई, थर्ड फोर्थ ये दिखाई दे रही है जो हाफ दिखाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 एंड 4th रिंग हो जाएगा। ठीक है, 3 एंड 4th रिंग जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रेकोस्टोमी में फर्स्ट और सेकंड आपको इजीली दिखाई दे रही है, वो तो होंगी नहीं। थर्ड फोर्थ आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो थर्ड फोर्थ रिंग जो है वो आपकी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, के बाद में बात करते हैं, ये आपसे सेंट्रल विनस कैथेटर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 ल्यूमन है तो ट्रिपल ल्यूमन। तो आपके ऑप्शन में ये था या नहीं था पता नहीं है मुझे। ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल विनस कैथेटर। ठीक है, ये इमेज सिंपल है, बहुत बार पूछी गई है एम्स के द्वारा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई गलत हुआ होगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल विनस कैथेटर हो गया आपका ट्रिपल ल्यूमन। इसके बाद में बात करते हैं, ये ओबीजी का आपका एक रिंग आई थी, बैंडल्स रिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैंडल रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपको किस कंडीशंस में देखने को मिलती है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, देखिए इस तरह से आपकी डेप्थ जो है रिलीज हो रही है। नॉर्मल शेप आपकी एब्डोमेन की इस तरह से दिखाई देती है, और इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ भी है कि शेप ऑफ द एब्डोमेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल बैंडल्स रिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, और इसको बैंडल रिंग को हम टोनिक रिट्रैक्शन रिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एक ब्रिज का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, जो डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हैं उनके वन हैंड यहाँ पे फिट्स पे है और वन हैंड यहाँ पे शोल्डर के नीचे है, यानी हेड की डिलीवरी यहाँ पे ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैनवर को हम किस नाम से जानते हैं? आपसे यही क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम मॉडिफाई रेग्यू मैनवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस और है। मुझे आइडिया नहीं है लेकिन बताया है, अब वो आपको कंफर्म करना है कि लॉफसेट मैनवर आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। लॉफसेट मैनवर आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगर लॉफसेट मैनवर आपसे पूछा गया है तो आपको पता है कि ये शोल्डर डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वही ब्रिज प्रेजेंटेशन, ये भी ब्रिज का ही डिलीवरी में यूज होता है और ये भी ब्रिज में यूज। ठीक है, फर्क इतना है, इसमें हेड डिलीवरी होती है और इसमें शोल्डर की डिलीवरी करवाई जाती है। ठीक है, अगर ये पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पूछा गया है तो कोई बात। फिर आपसे एक बच्चे का ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपसे ड्रग्स पूछी गई है, आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये जो कंडीशंस हैं, ये शॉर्ट ऑफ लिम्स की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सील लिम्स भी बोलते हैं इनको, और इस कंडीशन को हम फैकोमेलिया बोलते हैं। ये एम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा थैलिडोमाइड। ये अब बैन भी हो गई है, इसी वजह से बैन हो गई है क्योंकि जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, ये सील लिम्स या फिर शॉर्ट ऑफ लिम्स देखने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली जेनेटिकली, तो इसलिए थैलोडामाइड को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चों के ऑप्शन थे कि वॉर्फरिन भी दिया गया है, लेकिन वॉर्फरिन अगर ऑप्शन में आपके था, वॉर्फरिन में भी अगर आपसे वॉर्फरिन और ये दोनों दी हुई हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर नहीं, मोस्टली आंसर्स जो है वो थैलोडामाइड पे जाएगा। राइट आंसर्स आपका थैलोडामाइड है, नॉट द वॉर्फरिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी पता चला कुछ बच्चों ने जो डिस्कस किया मुझसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थैलोडामाइड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि फैकोमेलिया इससे होता है। ठीक है, और अगर ऑप्शंस में गौर करें तो वॉरफेरिन भी करती है, लेकिन थैलोडामाइड अगर क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाएगा तो फिर थैलोडामाइड इज द प्रायोरिटी आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सरे के ऊपर। ठीक है, तो ये एक एक्सरे है जो आपको दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो हर्ट है उसकी शेप देखिए आप, हर्ट की जो शेप है वो बढ़ चुकी है, हर्ट की जो शेप है वो बढ़ चुकी है। तो ये आपको किस चीज़ को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपको कार्डियो मायोपैथी या फिर आप कार्डियो मेगाली भी बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में आपके कार्डियो मेगाली था तो वो सही आंसर है। दो एक्सरे आज आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक न्यूमोथोरेक्स पूछा गया है, एक कार्डियो मेगाली पूछा गया है। इसमें साफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। एक्सरे में एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ये जो ब्लैक शेडो आपको दिखाई दे रही है ये एयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो व्हाइट शेडो आपको दिखाई दे रही है ये फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको ध्यान। ठीक है, और बात करें अब नेक्स्ट एक्सरे की, तो शायद आई थिंक न्यूमोथोरेक्स का ही है, तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो एक्सरे आपसे पूछा गया था ये था न्यूमोथोरेक्स। दो एक्सरे आपसे पूछे गए हैं, एक कार्डियोमेगाली का, एक न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।
रिपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रिपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिसको अपन डाम्पा बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है इसकी डोज 150 मिलीग्राम होती है, हर 3 महीने में आपको देना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसके एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जो है वो एक तो ओवुलेशंस, ठीक है, ओवुलेशंस जो है उसको स्टॉप करता है, और ठीक करता है सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में अब क्या थे, ऑप्शंस मुझे पता नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस में से जरूर कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। रिपोर्ट सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं टेंशन वाली बात, ठीक। तो याद रखना अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके सामने वो अगर आपने किया है, एक ही ऑप्शन होगा कोई, या तो फिर मैच करते हुए दोनों क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उसका आंसर ये रहने वाला, ठीक है। ये आ गया आपका सेफ्टी चेकलिस्ट का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बताया है कि नॉट अगर आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा गया है। आपसे सीक्वेंस पूछी गई थी, सीक्वेंस मैंने यहाँ पे पूरी क्लियर रख दी है। आपको 3 वर्ड याद रखने होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है साइन इन, जब पेशेंट ओटी के अंदर आ जाता है लेकिन आपने इसको एनेस्थीसिया नहीं दिया है, याद रखना है, तब साइन इन करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फिर आ जाता है वर्ड आपका टाइम आउट, फिर वर्ड आ जाता है टाइम आउट, यानी इंसीजन देने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब इंसीजन देने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने एनेस्थेसिया दे दिया है, ठीक है। और फिर आपका लास्ट जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है साइन आउट। साइन आउट अपन तब करते हैं जब पेशेंट आपका ओटी में है लेकिन जाने वाला है बाहर, ठीक है। तो जब तक पेशेंट आपका लीव नहीं करे ऑपरेटिंग रूम, तो वो सीक्वेंस आएगी आपकी साइन आउट की, जो यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने दे भी दी है। WHO के थ्रू जो सेफ्टी चेकलिस्ट है सामने आपके रखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन जो पोस्ट है वो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया है, टाइम आउट जो है वो बिफोर स्किन इंसिजन है, साइन आउट जो है वो बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम है। यहाँ नीचे इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये 3 जो सीक्वेंस है ये बहुत बार पूछे गए हैं। एक ऑप्शन और मैं बता देता हूँ, टाइम इन भी ऑप्शंस में आपका दिया हुआ होता है, तो आपको ध्यान रखना है चेक लिस्ट सही नहीं, टाइम आउट होता है जो हम बिफोर इंसिजन यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इमेज आपकी लगभग अब आई थिंक फ्री हो गई है, एक दो इमेज और जो हैं वो रह गई हैं, वो मैं आपको बता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। और इसमें आई थिंक शायद जहाँ तक है मुझे पता चला है 20 स्कोर आपको क्वेश्चन में दिया गया था, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 24 से लेके 30 टोटल स्कोर इसका 30 होता है। यहाँ तक का अगर केस है तो वो नॉर्मल कॉग्निशन है ना, नॉर्मल कॉग्नेटिव पैटर्न है। 20 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट आपका माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको सुपरविजन भी करेंगे, असेस भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको करना होता है, समझ में आया। तो माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपको इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। ये कम्युनिटी का क्वेश्चन था आपसे, ठीक है। अब ये देखिए, मुझे पता नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था आई थिंक, क्योंकि आपसे लीथल कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं पूछा गया है जो फेटल है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आपका ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया हुआ था ओटाइटिस मीडिया, जो आपको पता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन ओटाइटिस मीडिया या निमोनिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन की बात करें वो आपका SSPE होता है, सब एक्यूट स्क्लेरो एनएनसेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 23 में आपके एक क्वेश्चन था जिस पेशेंट्स को मॉर्फिन चल रही है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शायद आपको उस पेशेंट्स को शो हो रहा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एंटीडोट के ऊपर, आई थिंक। तो आपका एंटीडोट यहाँ पे एलोक्सो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, एंटीडोट जो पूछा ही जाता है, चाहे वारफरीन के आपसे एंटीडोट पूछे चाहे मॉर्फिन की पूछे, क्लियर है, वो पूछता ही है हर पेपर में, आप उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हिटिंग है, कोई इसमें फेर बदल ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 24 जो क्वेश्चन है वो आपका, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है नेक्स्ट, इस पे बाद में जो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन वो था मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इन बुलियन बार, यही क्वेश्चन था। और इसमें आपको राइट आंसर्स पता ही होना चाहिए आई थिंक। GBS जो है इसमें डेथ्स, जो रीजंस होते हैं डेथ होने के वो होते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे डेथ पूछा गया है तो भी ठीक है, क्योंकि GBS जो गुलियन बार सिंड्रोम है, ठीक है, गुलियन बार सिंड्रोम में पेशेंट्स की डेथ होने के रीजंस जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से ही होता है, ठीक है, ये बात आपको और ये क्वेश्चन पूछा गया है यार, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको ये जो क्वेश्चंस इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब है कि मुझे जो क्वेश्चंस आपके जैसे बच्चे मुझे हैं उन्होंने मुझे भेजे हैं, सिंगल लाइन में मुझे भेजे हैं ऑप्शंस मेरे पास, उन्होंने जो दिए थे उनमें से जो प्रिडिक्शन निकला है वो ही मैंने आपके सामने यहाँ पे राइटली डायरेक्ट कर दिया है। आपको सिर्फ इतना एनालिसिस करना है कि आपने ये क्वेश्चंस आपके था और आपने जो ऑप्शंस क्लिक किया है वो यही है या नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि सर ने सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस और सीधे दे, देखिए पेपर्स आपको पता है CBT है तो वो आपको पता है, हमें तो पता भी नहीं है। और इसीलिए मैं ये जो वीडियो है वो इस समय अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के प्रिडिक्शंस जो हैं वो बहुत ही अलग थे, कुछ के बहुत अलग क्वेश्चंस आए, अलग क्वेश्चन। तो इस तरह से जब तक पूरा क्लियर कट ना हो तब तक तो मैं अच्छा नहीं समझता हूँ कि उस वीडियो को मैं या फिर उस लेक्चर्स को मैं यहाँ पर अपलोड करूँ और आप दो तो देख के कंफ्यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो एनीमिया मुक्त भारत जो अभियान है, इसमें आपसे डोज पूछी गई थी, ठीक है, इसमें आपसे डोज पूछी गई थी। तो आपको पता है कि आयरन जो इसमें डोज दी जाती है वो 60 mg दी जाती है, क्लियर है। और फोलिक एसिड की जो डोज देते हैं वो अपन यहाँ पे 500 माइक्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन आपके आज पूछा गया था। 26, इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया होगा जिसको मैं इमेज से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए एक इलिक ब्लैडर इवाक्वेटर होता है, ये इमेज आपके नहीं आई है, ये MCQ किस टाइप में आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आया है आपके। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि
ये जो डिवाइस है इलिक ब्लैडर इवेक्यूएटर, ठीक है। तो ड्यूरिंग TURP ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जब आप करते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड एंड जो डेब्रिस होता है, ठीक है, कहाँ पे, ब्लैडर, उसको इसको इवाक्यूएट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो इलिक ब्लैडर इवाक्यूएटर होती है। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके आया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा, अब आपसे ये पूछा गया है या ये इस डिवाइस का नाम पूछा गया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है आपके, मुझे पता है। ड्यूरिंग TURP ब्लैडर में फ्लूइड और डेब्रिस को जब अपन एस्पायरेट करते हैं, इवाक्यूएट करते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो इलिक ब्लैडर इवाक्यूएटर यूज होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो 4D के ऊपर पूछा गया था। तो इंडिया का कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये 4D जो पॉइंट्स हैं वो आपके रखे गए हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, ये जो 4D हैं ये RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट है 4D पे, ये कॉन्सेप्ट है 4D। फर्स्ट वन जो है वो डिफेक्ट हो गया, सेकेंड वन है जो डेवलपमेंट डिले हो गया है, डेवलपमेंट डिले, ठीक, फिर डेफिशिएंसी हो गई है न्यूट्रिशन के ऊपर, और डिजीज हो गई, समझ गए आप। तो ये 4D जो कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर आया है, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये भी क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, ठीक है। इमेज में ना पूछा गया हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पुलिस कैथेटर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे निडिल जो एस्पायरेट का पॉइंट पूछा गया था, और ये भी किसके लिए, फॉर, अगर आपको कल्चर करना है तो किसका, यूरिन। तो आपको पॉइंट दिए हुए थे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पॉइंट दिए गए थे कि कौन से पॉइंट पे आप वो करने वाले हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ दिया हुआ था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ दिया हुआ था, एक यहाँ दिया हुआ था, एक यहाँ दिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्ट है ये बैलून पोर्ट होता है, ठीक है। ये जो पोर्ट होते हैं ये आपके, ये जो बाइफर्केशन है इसके नीचे है, तो यहाँ कभी भी हम निडल एस्पायरेट करते ही नहीं है। बच गया आपका, देखिए ये जो ड्रेनेज पोर्ट है जहाँ से आप यहाँ से क्या ऐड ऐड करते हैं, यूरो बैग ऐड करते हैं, ठीक है। इसका जो हीटिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ तक ये कनेक्ट है, तो इससे आगे वाले पॉइंट यहाँ पे आप निडल क्या कर सकते हैं, एस्पायरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपके ए था तो ए सही, बी है तो बी सही, सी है तो सी सही, डी है तो डी सही। दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, वही पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, बस आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस भी आपसे आज के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अगर नहीं पूछा गया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं कमेंट में करके, क्लियर है। चलिए आगे बात करें। 28, क्लियर। देखिए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा गया है तो मैं अपने मन से बना के आपके सामने, ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। मन से, वैसे भी कोई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे मेरे इतने सारे वीडियोस जब भी मैं डालता हूँ तो कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपसे, यहाँ दो क्वेश्चनों पे मैं बात करूँगा, 28 और 29। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए हैं वन से, ठीक है। वन में एक जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि उसमें आपसे सीधा सा क्वेश्चन था, वो ज़्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन उसमें था नहीं, लेकिन क्वेश्चन वो दोनों वन से ही थे, इतना मुझे पता है। और दोनों ही एक ही आंसर्स दोनों में आने वाला है। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बर्न का एक पेशेंट है जिसके लिए आप मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, तो आपको पता है वो हम यूज़ करते हैं पार्कलैंड। कौन सा यूज़ करते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज, ठीक है। और एक में आपके कैलकुलेशन आपसे पूछी गई थी, कैलकुलेशन आपसे पूछी गई थी कब के लिए, फर्स्ट 8 आवर्स के, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट 8 आवर्स में हम कितना फूड यूज़ करते हैं, आप करते हो, रिमेनिंग में फिर हम ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, 4 ml हम क्या लेते हैं, RL लेते हैं। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो परसेंटेज आपका बर्न हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हम वेट रखते हैं, ठीक है।
ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आज आया था? और यहाँ पे टीबीएसए की बात करूँ तो लगभग शायद 40% आपको टीबीएसए रखा गया था, और वेट शायद आई थिंक उस पेशेंट का 70 ml के लगभग था। और इस जो 29 का जो आंसर्स आपके यहाँ रखा गया था, आई थिंक 100 ml आपका राइट आंसर। इस तरह से मैंने आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं जो पार्कलैंड पे आज आए हैं 1 के पेश में। क्लियर है? अगर करेक्शन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। 30 नंबर पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 30 नंबर पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके, जिसमें शायद आई थिंक हाइपोथर्मिया से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक शायद यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसमें पेशेंट्स जो है वो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा था कि हाइपोथर्मिया का एक पेशेंट है, कोर बॉडी टेम्परेचर जिसका लो है, ईसीजी आपको दिया गया था, ठीक है। तो आपसे ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल सा पॉइंट है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाइपोथर्मिया के केस में जो जे वेव होती है, ऑसबॉर्न वेव, वो यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। जब आप देखेंगे तो ये क्यू, आर, ये एस पे ये देखिए थोड़ा सा हम्प जैसा है, तो इसीलिए इसको हम इसी इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैमल हम्प के नाम से भी जानते हैं। कैमल हम्प के नाम से भी जानते हैं, जे वेव के नाम से भी जानते हैं, और ऑसबॉर्न वेव के नाम। सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर दोनों ऑप्शन अलग अलग थे, एक ऑप्शन सिमिलर था। तो अगर प्रायोरिटी के अगर क्वेश्चन देखें तो अगर ये दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में, ये दोनों नहीं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये बात आपको, ठीक है, क्योंकि जे वेव में अल्ट्रेशन होती है तब आपको ओसमोन वेव दिखाई देती है, तो हम कैमल हम डालते हैं, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हाइपोथर्मिया को, तो रिप्रेजेंट करती है हाइपोथर्मिया को, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, ये रहेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिए, अगर थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं मानूंगा नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो जो मुझे क्वेश्चंस मिले मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने questions मिले हैं वो सॉल्व करने की। ये शायद आपका प्रिडिक्शन, आपका जो आ, आपका एनालिसिस आप कर रहे हैं वो, उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प अगर मेरी तरफ से मिले तो मुझे कोई नुकसान उसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं 31 क्वेश्चन को, ठीक है। 31 की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था जिसमें लंबार पंक्चर का क्वेश्चन था शायद, आई थिंक। लंबार पंक्चर में कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपसे पूछा गया, ठीक है, कि लंबार पंक्चर जो प्रोसीजर अपन करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि इसमें क्या निकाला जाता है, सीएसएफ अपन क्या करते हैं इसमें, क्रिएट करते हैं, ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिचुएशन कौन सी है जिसमें आप नहीं कर सकते हो, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि इंक्रीज आईसीपी के केस में हम इसको नहीं करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के केस में क्यों नहीं करते हैं, ब्रेन हर्निएशंस की दिक्कत से बचने के लिए, अदरवाइज पेशेंट को ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज आईसीपी के केस में लंबार पंक्चर नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आपसे आज पूछा गया था 32 पे। उसमें ये था कि आफ्टर क्रेनियोटोमी आपको पोजीशन पूछी गई थी पेशेंट के ऊपर, क्रेनियोटोमी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पोजिशन के ऊपर, ठीक है। क्रेनियोटोमी हो गई है, ठीक है। क्रेनियोटोमी होने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन आप इस पेशेंट को कौन सी देंगे, तो आपको ध्यान रखना होता है क्रेनियोटोमी के बाद में पॉइंट आ जाता है किसके ऊपर, आईसीपी, सीधा पॉइंट ये दिमाग में होना चाहिए आपके, आईसीपी। आईसीपी बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा किस कंडीशंस में, नहीं, सेमी फॉल, किस कंडीशन में नहीं बढ़ेगा, सेमी फॉल, ठीक है। अगर आपसे एंगल पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है 30 डिग्री हेड ऑफ बेड एलिवेशन। ये दोनों ऑप्शंस अगर आपसे कोई सा भी इसमें है तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? हाइपोलर भी नहीं देते हैं, फ्लैट भी नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रेनियोटोमी जहाँ पोजिशन आ जाए पोजिशन पे तो आपको पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए आईसीपी, तो ये रहेगा, तो आपका गलत क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल, सॉरी, 33 पे जो क्वेश्चन है। हम्म एक क्वेश्चन और मुझे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने कंफर्म उसका कर लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी। ठीक है। इसका आपसे आई थिंक शायद डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस, आपसे पूछा गया है, या फिर आपसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो क्वेश्चन में आपके ट्रीटमेंट था, लेकिन ऑप्शंस में मुझे पता है कि आपके ऑप्शंस में फ्लोक्सटिन लिखी हुई, फ्लोक्सटिन आपके लिखा हुआ था। आपको पता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, फ्लोक्सटिन है। तो राइट आंसर आपका इसका फ्लोक्सटिन रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, देखिए साइकेट्रिक पे बात आई गई है तो मैं आपको और क्वेश्चंस बता देता हूँ। 34 एक क्वेश्चन था आपसे कि प्री प्रोसीजर ईसीटी, प्री प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, ठीक है, प्री प्रोसीजर ईसीटी नर्सिंग, आपसे मतलब एक एक्शन पूछा गया था कि प्री प्रोसीजर ईसीटी हम क्या करते हैं फॉर द पेशेंट के लिए, फॉर द पेशेंट के लिए। ठीक है। तो आपको पता है कि ईसीटी में आप इलेक्ट्रोड रखने वाले हैं, एट्रोपिन इसको आप देंगे। ठीक है। सोडियम थाइपेंटोन देते हैं, फिर उसके बाद सक्शनाइल कोलिन भी देते हैं। यहाँ रीजंस क्या होता है, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है, तो झटके लगने वाले हैं। तो प्री प्रोसीजर में ईसीटी में हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि पेशेंट जो है वो खाली पेट होना चाहिए, यानी एनपीओ, नथिंग पर ओरली, ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है। ठीक है। और कब तक रखते हैं, तो 6 to 8 आवर्स। तो ये आपके ऑप्शंस में आज के था, तो आपको ध्यान रखना है कि ईसीटी करने से पहले पेशेंट जो वो एनपीओ होना चाहिए। ठीक है। देखिए साइकेट्रिक की क्वेश्चंस की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइकेट्रिक का है। इसमें एक पेशेंट था आपके सिजोफ्रेनिया का, इसका था सिजोफ्रेनिया का क्वेश्चन। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, इसको शायद आई थिंक रिस्पेरिडोन ड्रग चल रही है, रिस्पेरिडोन इसकी ड्रग चल रही है, लेकिन पेशेंट जो है वो इसको नहीं लेता है। ठीक है। पेशेंट जो है वो रिस्पेरिडोन को बीच में ही छोड़ देता है। ठीक है। और छोड़ने के बाद अब ये पेशेंट वापस मतलब अब आपसे पूछा गया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है जो रिस्पेरिडोन जो उसको ड्रग चल रही है, ठीक है, वो उसको बीच में ही छोड़ देता है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है कि भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले तो देखिए इस कंडीशंस को आप समझिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट सिजोफ्रेनिया का है, रिस्पेरिडोन उसको चल रही है, लेकिन अब वो पेशेंट इसको ले नहीं रहा है, नॉट टेकिंग रेगुलर दिस ड्रग। ठीक है। इस ड्रग को वो ले नहीं रहा है। ठीक है। ले नहीं रहा है। अब ले नहीं रहा है तो उसको क्या होंगे, तो पॉजिटिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए उसको डिल्यूजन्स जैसे सिम्टम्स वापस उसको शो होने लग जाएंगे, उसको फील होते हैं या वो उसमें होने लग जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये कंडीशंस कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं पुअर कॉम्प्लियंस। क्या बोलते हैं इसको, पुअर कॉम्प्लियंस बोलते हैं। ठीक है, पुअर कॉम्प्लियंस बोलते हैं। ठीक है। तो पुअर कॉम्प्लियंस में आपको ध्यान रखना है, पुअर कॉम्प्लियंस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एंटीसाइकोटिक अगर आपको ध्यान रखना है, पुअर कॉम्प्लियंस के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई जैसे ये एंटीसाइकोटिक है तो रिस्पेरिडोन जब आप दे रहे हैं रेगुलरली, वो पेशेंट उसको रेगुलरली नहीं ले पा रहा है। यहाँ पे अ, आपको स्टेप पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि अब आप इसको स्टार्ट करने वाले हैं।
तभी तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स इसके गायब होंगे। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या ले रही होगी, क्योंकि ये रेगुलर नहीं ले रहा है, बीच में इसने स्किप करा है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में थेरेपीज भी थी और इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक भी था। याद रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार। ठीक है, तो टैबलेट हम स्टार्ट नहीं करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं फिर, इंजेक्टेबल। यहाँ पे ऑप्शंस में आपके अगर रिस्पेरिडोन था तो आपको इंजेक्टेबल रिस्पेरिडोन ही स्टार्ट करना है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ना कि कोई थेरेपी, चाहे साइकोथेरेपी हो या जो भी हो, वो आपके यहाँ पे नहीं रहेगी, ना ही कोई टैबलेट फॉर्म आपका रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑप्शंस में आपके वहाँ पे था, तो आई थिंक शायद है, आप मुझे बताना अगर ये था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये ऑप्शन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन आपसे और क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ प्री फिल्ड सिरिंज, ऐसा कहीं शायद क्वेश्चन था कोई। प्री फिल्ड अगर सिरिंज है तो उसका मोस्ट कॉमन रूट क्या रहने वाला है, तो आप सबको पता होना चाहिए, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये ऑप्शंस में आपके था, बहुत अच्छी बात है। अगर था तो यही आपका राइट आंसर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे दो मोलिकुलर वेटिपेरिन होता है, वो प्री फिल्ड सिरिंज होती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट उसका कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 37 के। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक, आई थिंक डिवॉर्मिंग डे के ऊपर पूछा गया है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे, तो आपको याद होना चाहिए 10th Feb, 10th Feb। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन आपसे ये था कि, आई थिंक मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रग्स आर नॉट यूज इन इंट्यूबेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद आपके। और ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन हुआ है वो मिडाजोलाम और डायजापाम पे हुआ है। ठीक है, एक ऑप्शन में आपके मिडाजोलाम था और एक ऑप्शन में आपके डायजापाम था। ठीक है, मिडाजोलाम तो हम यूज करते हैं, लेकिन डायजापाम हम यूज नहीं करते हैं। तो अगर एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके राइट आंसर्स आपका क्या रहेगा, डायजापाम रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके आज के पेपर में था तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ऑप्शन में शायद प्रोपाफोल भी था, वो भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सक्सिनाइल कोलिन है तो वो भी आपके यूज़ होता है, लेकिन डायजापाम यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन उसमें इस प्रकार से था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एपिडेमोलॉजी मेथड पूछी गई थी, बेस्ट फॉर relationship between pollution and lungs disease last 10 year। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज करने वाले क्या थे, एक तो ऑप्शन में आपके शायद एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक आपकी कोहार्ट थी, कोहार्ट स्टडी। एक आपकी शायद केस कंट्रोल थी। जहाँ तक मुझे ऑप्शन मिले हैं, देखिए इसमें सिंपल है ये, कोई बड़ी बात इसको समझने की है नहीं। इसमें सीन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सीन है ये है, पॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रिस्क फैक्टर आपको दे रखा है इन्होंने।
लंग्स डिजीज दे दी है, इसका मतलब है कि रिस्क फैक्टर की वजह से जो डिजीज हो रही है वो भी आपको दे दी है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव आपको डाटा दिया है, सॉरी रिट्रोस्पेक्टिव, लास्ट के 10 ईयर से ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो आपको पता है कि जब भी एपिडेमियोलॉजी में अ, अगर आपको किसी भी से ये स्टडी आपको करनी हो तो बेस्ट स्टडी कौन सी मानी जाएगी, जहाँ पे रिस्क फैक्टर और डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। और अब आपको याद रख, इसको समझने के लिए पॉइंट रखना पड़ेगा क्या, कि इस प्रकार की जो बेस्ट मेथड होती है जिसमें हमें रिस्क फैक्टर दिया हुआ हो, डिजीज प्रेजेंट दे रखी है, तो इस स्टडी को हम कोहार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोहार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया जो आप पास्ट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। एक होती है प्रोस्पेक्टिव, यानी आगे का आप पता कर सकते हैं, फ्यूचर का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंग्स डिजीज भी प्रेजेंट है और पोल्यूशन भी प्रेजेंट है, दोनों की रिलेशनशिप से के ध्यान में रखते हुए लास्ट 10 ईयर का आपसे पूछा गया है कि लास्ट 10 ईयर में पोल्यूशन जो है उसके रिलेशनशिप में लंग्स डिजीज जो है या रेस्पिरेटरी कोई भी डिसऑर्डर है वो इतने अगर हुए हैं, तो आपको बेस्ट कौन सी मेथड होती है जिससे आपको आइडिया लग सके, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। अगर आप पहले का देख रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी हो जाएगा, और अगर आप आगे की देख रहे हैं, फ्यूचर का देखना चाह रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, कोहार्ट स्टडी होने वाला है, ठीक है। कोहार्ट स्टडी बोलते हैं इसको। कोहार्ट स्टडी से बेस्ट मेथड रहेगी जो इस प्रकार के जो आपको दी गई है स्क्रीनिंग, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टोटल फर्टिलिटी रेट को, टोटल फर्टिलिटी रेट, एफ आर, ठीक है। तो याद रखना है इक्विवेलेंट कितनी होती है, 2, ठीक है, इक्विवेलेंट 2 होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में 2 या 2 से ज़्यादा है तो ये आपका राइट आंसर है। 2.1 के समथिंग होती है ये आपको ध्यान रखना है, लेस देन या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो 2 यानी 2 से या 2 से अधिक, लेकिन 0.5 था। टी ए टी एफ आर अगर आपसे ऑप्शन में था, जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइकेट्रिक के ऊपर था। उसमें एक पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है, ठीक है। और ये बंदा थिंक्स करता है क्या, स्मॉल मिस्टेक कैन लॉस ऑफ हिज जॉब, एक डिप्रेशन का पेशेंट है तो शायद ऐसा सोच रहा है कि उसकी एक छोटी सी मिस्टेक भी उसके जो जॉब है, ठीक है, जो जॉब है उसकी वो क्या ले जाएगी, लॉस हो जाएगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके आज आया है, ठीक है। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट स्टेप, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा बेस्ट ट्रीटमेंट। क्या पूछा गया है वो आप मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से था, लेकिन केस यही था कि डिप्रेशन का पेशेंट है जिसको ये लगता है कि उसकी एक छोटी सी मिस्टेक भी उसके जॉब को मतलब ख़त्म कर देगी। तो इस पेशेंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेशेंट है डिप्रेशन का, इसमें नेगेटिव जो है वो कॉग्निटिव आपको पैटर्न देखने को मिलता है, ट्रायड देखने को मिलता है, ठीक है। जो खुद के लिए होता है, इसके फ्यूचर के लिए होता है, या फिर आसपास की सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट के लिए होता है। इस केस में इस पेशेंट्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ होगा। जो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा सी बी टी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो एक पीडिया का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक 4 साल का बच्चा था, ठीक है। 4 साल का बच्चा है जो नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्टिविटी, ठीक है। तो इस पेशेंट्स के लिए भी आपसे बेस्ट थेरेपी पूछी गई थी कि 4 साल के बच्चे अगर कोई चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है किसी भी एक्टिविटी में, तो यहाँ पे आप इसके लिए बेस्ट थेरेपी क्या यूज़ करने वाले हैं,
तो आपके सामने ऑप्शन में था प्ले थेरेपी, ठीक है, क्योंकि बेबी जो है वो कितने साल का है, 4 साल या इससे कम का है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम जो यूज करने वाले हैं वो कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, प्ले थेरेपी यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन था कंप्लीट। जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं मिला है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, क्वेश्चंस लेकिन इनसे मिलते जुलते हैं जो मैंने कंफर्म कर लिए हैं, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन अगर आप इनको कर सकते हैं तो कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा, तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके ये था, पाइलोरिक स्टेनोसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ओलिव मार्श आपको असेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इम्बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो एसिड फास्ट, सॉरी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस ओलिव मास आपको असेस हो रहा है, तो आपको पता है कि इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, क्या होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। पाइलोरिक जो पोर्शन है वो स्टेनोसिस यानी नैरो हो जाता है, पाइलोरिक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि जब वोमिटिंग होती है तो H प्लस जो है, भाई पेट में HCl होता है, तो H प्लस जो है वो क्या होते हैं, आउट होता है, इससे, फ्रॉम बॉडी से, फ्रॉम बॉडी से। तो इसी तरह से शायद क्वेश्चन था आपके, जिसमें आपके ऑप्शंस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपके दिया हुआ था, क्योंकि एसिड जो आपका बाहर हो रहा है तो कंपनसेट करने के लिए आपका एल्कलाइन जो है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसका राइट आंसर होगा, अगर आपके ये क्वेश्चन आया है, और आया ही है ये, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस क्या थे मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऑप्शन आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस था और वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। राइट आंसर आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने वाला है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। पाइलोरिक स्टेनोसिस ओलिव मास इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है, जब आप उसको असेस करते हो तो आपको फील होता है। इस पेशेंट्स में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, इसी वजह से H प्लस जो आयन है वो बॉडी से बाहर होते हैं, उसका पेट में एल्कलाइन जो है डेवलप होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्लियर हो गया। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और था, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। 44, इसमें एक पेशेंट था जिसकी पीएच जो है वो बढ़ रही है यानी इंक्रीज है, और ये CO2 जो लेवल है वो उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पेपर और पेशेंट आपका जो है वो आईसीयू में था, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, देखिए पीएच जो है वो बढ़ रहा है, PCO2 लेवल जो है वो घट रहा है, ठीक है। पेशेंट आपका किस में जा रहा है, एंजाइटी, ठीक है। इसकी वजह से ये हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है ये, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे PCO2 का जो लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेक्स्ट स्टेप कौन सी यहाँ पे बेस्ट रहने, तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे केस हो जहाँ पीएच बढ़ रहा है और PaCO2 लेवल घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नाम सुना होगा आपने, पेपर ब्रीथिंग करके एक ऑप्शन आया होगा आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट के आगे यहाँ पे पेपर लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, CO2 जो है वो जो बाहर निकाल रहा है हाइपर वेंटिलेट की वजह से, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि आपको रिलैक्स होना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में था तो बहुत अच्छी बात है, तो आप रिलैक्स रखिए उस पेशेंट को, कूल रखिए, काम रखिए, ठीक है। पेशेंट काम और रिलैक्स रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका हाइपर वेंटिलेशन का जो सिचुएशन हो जाएगा, और PaCO2 लेवल जो है वो वापस बैलेंस में आने लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज, पेपर ब्रीथिंग मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में आज के पेपर में था, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन किस तरह से है लगभग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके मैचिंग के क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस अब देखिए मुझे पूरे तो मिले ही नहीं है ये,
ठीक है, लेकिन मुझे एक पता है कि एक जो क्वेश्चन है वो आपका कम्युनिटी से आया था, एक ओप्स से आया था। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो एक तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन था। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन आपके के बाद में आपके मिथार्जिन था, यानी अर्गोमेट्रिन, और MgSO4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपके। तो देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपको पता है, डायनोप्रोस्टोल जो हो गया, तो ये सर्वाइकल राइपनिंग में यूज़ होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे सर्वाइकल राइपनिंग के लिए सबसे गोल्डन जो ड्रग है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है डायनोप्रोस्टोल। याद रखना है, डायनोप्रोस्टोल है। अगर ऑप्शंस में डायनोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल दोनों है, अगर डायनोप्रोस्टोल और ऑप्शंस में आपके मीजोप्रोस्टोल है, ठीक है, तो प्रायोरिटी में आपकी डायनोप्रोस्टोल जाएगी, ना कि मीजोप्रोस्टोल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इथार्जिन की मैं बात करूँ तो ये अपन PPH में यूज़ करते हैं, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव होती है। अपन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इथार्जिन कभी भी बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी कभी भी इंजेक्ट नहीं करते हैं, देते नहीं हैं। ठीक है, वेजो कॉन्ट्रैक्टिव होती है इसके नेचर, ये आपको ध्यान रखना। और ये इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, इसलिए PPH में इसका होता है। MgSO4 जो है वो आपको पता है एक्लेम्सिया के केस में दिए जाते हैं, एक्लेम्सिया के केस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मुझे पता चले। ठीक है, और कम्युनिटी का जो मैचिंग था वो आपका शायद आई थिंक मीजल्स पे था, चिकन पॉक्स पे था। ठीक है, तो देखिए मीजल्स और आई थिंक शायद रेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चिकन पॉक्स में आपको पता है प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी सारे जो स्टेजेस हैं रेसिस के, चाहे पेप्यूल हो या वेसिकल्स हो, मैक्यूल है, स्कैप्स है। ठीक है, ये सारे आपको स्टेजेस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में। और मीजल्स में आपको शायद आई थिंक जो है मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मीजल्स में। ठीक है, हेयर, यानी ऑप्शंस में आपके शायद आई थिंक मेरे हिसाब से सिफेलोपेडल था। ठीक है, सिफेलोपेडल था, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आपको रेस देखने को मिलता है। कॉप्लिक स्पोर्ट शायद नहीं था आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, और एक ऑप्शन और था मैं आपको, सिल्वरी रेसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिल्वरी रेसेस देखने को, चांदी की तरह। ठीक है, ये भी ऑप्शंस जो था आपका, वो आई थिंक शायद इसके भी दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन और है, वो मुझे पता नहीं है वो ऑप्शन क्या था आपका, तो आप देख लीजिएगा, अगर तीनों ये मैच कर रहे हैं आपके, तो फिर फोर्थ ऑप्शन आपका जो रिमेनिंग रह गया है वो आपका मैच करेगा। तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसलिए जो क्वेश्चन है आप जैसे बच्चों ने दिए हैं तो उनके कुछ याद थे जो मुझे बताए हैं, जो उनको याद नहीं था वो मैंने कंफर्म किया भी है। जो मुझे मिला डाटा उसके हिसाब से मैंने आपको ये पेपर मैं आपका सोल्व करवाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और जितना मुझे, देखिए, अगर पेपर आपका ऑफलाइन होता, पेपर आपके पास में होता, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इजी लेवल होता है। और जैसे प्रीवियस लेक्चर्स भी मैंने दिए हैं, पेपर्स में जब होता है ना, तो उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट है, जो वो पूछना चाह रहा है, वो क्लियर पता होता है आपको भी और हमें भी। लेकिन यहाँ पे यही थोड़ी सी इश्यू रहते हैं, जो मिला है उसके हिसाब से मैंने आपके सामने रखा है। अगर कोई करेक्शन आप लगे तो आप जो ओपिनियन है वो रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। मुझे जो करेक्शन करना होगा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लें अब। 46 पे बात करते हैं। 46 पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका, जिसमें IMNC
सीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे आज शायद पूछे गए हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था। अ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा है। अब देखिए कलर कोड पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मुझे याद है। पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था। इसमें आपको कलर कोड पता है, फर्स्ट वन जो है वो है ग्रीन, फिर होता है येलो और फिर होता है पिंक। खतरे की घंटी कौन सी है? पिंक है। ग्रीन है जो हरी झंडी, इसमें आपको पता है इसमें होम केयर होती है, इसमें ओपीडी बेस केयर होती है, और इसमें जो है वो इमरजेंसी होती है और आईपीडी बेस होती है। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछा गया था ये मुझे पता नहीं है। अगर आपसे यही पूछा गया है तो आपके सामने आपके कोड हैं, आपका जो कोड से पूछा गया है तो आपको ठीक है ये ध्यान रखना है। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं आपको बता देता हूँ, जब पिंक फैसिलिटी में पेशेंट जाता है, बच्चा जाता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफरल जो सिस्टम होता है आप टर्सरी लेवल पे जब इस बच्चे को रेफर करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक प्री एंटीबायोटिक आपको देना होता है, याद रखना है। डायरेक्टली उसको रेफर नहीं किया जाता है, पहले आपको उसको एक प्री एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, देन उसको आपको इमीडिएट रेफर करना होगा, इमीडिएट आपको रेफर करना होगा। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन में आपके था, राइट आंसर आपका ये रहने वाला है, ये आप मुझे कंफर्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था, माउथ अल्सर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जेंसन वॉयलेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया था, तो आपको याद रखना है 0.25% जो है वो यूज करते हैं जेंसन वॉयलेट का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आया है आज के पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 48। ठीक है, इसमें आपसे एक ग्राफ था, ठीक है, जहाँ पे आपके इस तरफ जो है वो एज थी और इस तरफ शायद आई थिंक हाइट दी हुई थी। ठीक है, चार आपके सामने यहाँ लाइन डायग्राम दिए हुए थे, एक पे आपके क्रॉस मारा हुआ था और वही पॉइंट आपसे पूछा गया था कि ये क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आपसे इसमें आपको दिख रहा है सीधा सा कि एज के अकॉर्डिंग जो हाइट का मेजरमेंट होना चाहिए वो आपका यहाँ पे नहीं है, जिस हिसाब से आपको पैराग्राफ दिया गया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है कि कैंडिडेट को क्या प्रॉब्लम है, स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हाइट की जगह यहाँ पे पेशेंट का वेट दिया हुआ होता, राइट, क्वेश्चन फिर आपका वास्टिंग ये हो जाता। ठीक है, तो हाइट का कंसर्न है तो आपको स्टंटिंग आंसर देना पड़ेगा, और अगर वेट का कंसर्न है तो फिर आपको वास्टिंग देना। ठीक है, यानी वेट गेन नहीं हो पा रहा है अकॉर्डिंग टू एज रिलेटिवली, ये आपका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन इतना जरूर था आपके। बार बार यही एक चीज़ कह रहा हूँ तो इस, ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आपने तो इस तरह से पढ़ा दिया कुछ समझ में, वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, मैसेज भी आते हैं। तो जैसा आप, सिंपल है, मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको समझना इतना सा है कि आपके लेवल की जो क्वेश्चन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एपीएच पे क्वेश्चन था, एंटी पार्टम हेमरेज पे। ठीक है, जिसमें आपके सिंपल सा क्वेश्चन था 37 वीक की एक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, वो आई है सीवियर पेन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 37 वीक पे आ रही है, इसका मतलब है कि आपको दो ही यहाँ पे इश्यूज होते हैं, एक होता है एब्रेप्सो प्लेसेंटा और एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब यहाँ सीवियर पेन हो रहा है, तो सीवियर पेन हो जाए ना तो कनेक्ट कर लेना आपको एब्रेप्सो प्लेसेंटा पे। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पेशेंट को एक तो डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, ठीक है, विथ सीवियर पेन होता है। ठीक है, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है, हार्ड यूट्रस होता है, यहाँ पे आपको पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है और सॉफ्ट यूट्रस देखने। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, और आई थिंक शायद क्वेश्चन भी यही आया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एब्रेप्शोप्लेशंट। और अगर आपसे कोज पूछा गया है तो आपको याद रखना है हाइपर टेंशन, आपसे कोज पूछा गया है।
ये रहने वाला। ठीक है, अब आप इसको मुझे करेक्शन बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से था। क्वेश्चंस आपका आंसर तो यही था, इतना मुझे पता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्टीरियल ब्लड गैस के ऊपर और वेन ब्लड गैस के ऊपर। ठीक है, दोनों में आपको एक डिफरेंस पूछा गया था, डाटा आपके सामने दिया हुआ था, आपसे डिफरेंस पूछा गया था कि इसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है PO2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABG जो आप करते हैं तो इसमें पता है आर्टरी है, तो आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जबकि ये क्या है, वीनस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना होता है, जैसे बात कर लीजिए पीएच की, तो यहाँ पे पीएच कितनी होती है 7.35 से 7.45, यहाँ पे कितनी 7.30। ठीक है, बात कर लेते हैं फिर PO2 के ऊपर। यहाँ पे PO2 की बात करें तो 80 टू 100 होती है, यहाँ पे PO2 कितनी होती है 80 टू 100% होती है। तो आर्टरी में ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पे जो PO2 है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि वीनस का ब्लड है। ठीक है, वीनस का ब्लड है तो मिक्स होगा, मिक्स होगा तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है PO2 जो है वो 50 to 60% हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है फिर PCO2 के ऊपर। ठीक है, PCO2 जो है वो यहाँ कितनी होती है 35 से लेके होती है 45 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे कितनी हो जाती है, तो 45 से लेके 55%। अब आपको मेजर कंसर्न जो था ना वो यहाँ पे इसी क्वेंट में पूछा गया था, O2 के ऊपर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देख लेना आपके ऑप्शंस में क्या राइट आंसर था। मुझे जहाँ तक ये क्वेश्चंस मिला है तब तक यही था कि आपको मेजर कंसर्न यही पूछा गया था एबीजी और बीबीजी के डिफरेंस में। तो ऑक्सीजन वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो एबीजी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है बिकॉज क्योंकि आर्टेरियल ब्लड लिया गया है, बीबीजी में आप वीनस से ब्लड लेते हैं तो वहाँ O2 का कंपेरिजन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 51 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच गैस आर हाई लेवल इन एटमॉस्फेयर। शायद यही क्वेश्चन था और ये बहुत बार नॉर्थ सेट ने पूछा है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है हाई लेवल में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। दोनों ही पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे एक्सेल कंडीशंस पूछे चाहे आपसे इनहेल पूछे। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है, दोनों ही कंडीशन कितनी होती है 78% होती है। जबकि बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक्सेल में 16% होती है, इनहेल में 21%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपसे, ये आपका नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और था आपका 52 पे, जिसमें आपसे आई थिंक शायद सोडियम की वैल्यू वहाँ पे 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड पोटेशियम की वैल्यू आपकी 3.0 दी हुई थी। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन सा सॉल्यूशंस यूज करने वाले हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो हाइपर नेट्री में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कि ये कितना होता है 135 से 145। ठीक है, और ये कितना होता है 3.5 टू 5.1। ठीक है, तो ये लो है, तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा सॉल्यूशन देंगे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन कौन सा देने वाले हैं, हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें कुछ लड़के ना ऐसे कुछ कैंडिडेट ऐसे बोले सर पोटेशियम भी ऐड था, तो पोटेशियम आप दे सकते हो, पोटेशियम कम है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे केस में आप हाइपरटोनिक सिचुएशन हो चुकी है ऑलरेडी 160 आ रहा है, तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ये रहने वाला। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 53 के। ठीक है, यहाँ पे 53 में क्वेश्चन जो था वो आपका था स्टडी गिव्स प्रिवलेंस of depression in study gives prevalence of depression in adolescent at given point of time.
देखिए स्टडी पे ऊपर है ना, दो ही क्वेश्चन जो मिले हैं। एक तो कोहार्ट जो मैंने आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन ये मिला था जिसमें प्रिविलेंस आपसे पूछा गया था डिप्रेशन का एडोलसेंट केस के ऊपर, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट था पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर्स आपका होगा, ठीक है, आज मुझे पता नहीं है इसके ऑप्शन क्या थे, लेकिन जो आंसर इसका जो ऑप्शन में आपके रखा गया था वो था क्रॉस सेक्शनल। अगर आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन में था तो राइट आंसर आपका यही होने वाला है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज द राइट आंसर। डिप्रेशन का प्रिविलेंस पूछा जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो कि दिया हुआ है आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप करते हैं तब आपको आइडिया लग जाता है, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं 54 के ऊपर। इसमें क्वेश्चन था कंगारू मदर केयर ग्रुप, ठीक है। कंगारू मदर केयर कब तक देते हैं अपन, तो यही क्वेश्चन था। तो उसमें शायद वेट के ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको पता है जब तक पेशेंट का वेट नॉर्मल ना हो जाए, नॉर्मल वेट कितना होता है 2.5 kg, तो तब तक आपको केएमसी देनी है। तो अगर ये ऑप्शन था, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। कंगारू मदर केयर जो है वो हम तब तक देते हैं और आपको पता है कि ये रिटर्म या लो बर्थ वेट के जो बेबी होते हैं उनको दी जाती है ताकि वेट गेन कर पाए, के टच में रहे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है 55। फिर एक क्वेश्चन आपका था मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। तो आपको पता है 10 यूनिट्स विद 24 आवर्स में अगर आप देते हैं, इस केस को हम क्या कहते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और आपको पता है ये किस केस में दिया जाता है, जब सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, सीवियर ब्लड लॉस हो जाए उस केस में हम 10 यूनिट्स पर 24 आवर्स अगर आप दे रहे हो आप किसी पेशेंट को, उस केस को हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आपसे आज पूछा गया है, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे लाइफ ऑफ इजिप्ट रिवर के बारे में क्वेश्चन था, सीधी सी बात है। तो उसमें नील रिवर जो है वो आपको आई थिंक शायद सबका सही हुआ होगा, जीके का क्वेश्चन। एक आपसे सुंदरबन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट मेल एस्ट्रोनॉट आपसे पूछे गए हैं, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, कोई ज़्यादा दोहराए वाली बात ही नहीं, सबको पता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मिसाइल मैन, आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में और क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आपसे ओड के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, रीजनिंग में ओड से क्वेश्चन थे 61 और 62 जो मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक में क्या था, आपके फ्लावर्स दिए हुए थे और उसमें ऑप्शंस में आपके कैक्टस था, ठीक है, और में जैसे लोटस भी था, रोज थे, एक फ्लावर और था। तो ये दो तीनों जो ऑप्शंस थे ये फ्लावर से रिलेबल करते हैं, यानी फूलों से। कैक्टस जो है वो फूल नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन आपके ओड में था, तो क्वेश्चन था आपके अ, हाँ, किलोमीटर के ऑप्शन में था, इंच के ऑप्शन में था, यार्ड के ऑप्शन में, ठीक है। और एक आप शायद आई थिंक ग्राम के ऑप्शन में था कि केजी के ऑप्शन में था, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन यही मिले हैं। किलोमीटर, इंच और यार्ड, ये आपको पता है ये लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन ये जो है ये वेट मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप मेजर करते हैं वेट मेजर,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पेनिसिलिन डिस्कवर पे क्वेश्चन आया है, बहुत पुराना क्वेश्चन। पेनिसिलिन डिस्कवर क्वेश्चन आया था, किसने की तो आपको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, कोई दो राय वाली बात नहीं। चलिए, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा गया है शायद, ठीक है। तो इसमें आपके गंगा रिवर डॉल्फिन था, बहुत अच्छा है, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था, पूरा मुझे मिला नहीं है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस क्या थे वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसके मेनली ऑब्जेक्ट जो है वो है अवेयरनेस अबाउट एसटीडी, अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जो कि यंगर जनरेशन में बहुत ज़रूरी ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल एजुकेशन अगर आपके ऑप्शन में था, ठीक है, तो ठीक है। और एक ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन, ठीक है। और परसेप्शन, ठीक है। तो आप मुझे एक कमेंट्स बताएंगे या इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे कि आप, क्वेश्चन ये ज़रूर आया है आपके, मुझे पता है, एनएसीपी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अम्बा के बारे में, एनीमिया मुक्त भारत, तो वो क्वेश्चन मुझे पूरा मिला, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा मिला नहीं है, ठीक है। तो इसका बारे में आप मुझे बता देना कि स्पेशली ये क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। ऐसे तीन चार क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूरी तरीके से मिले नहीं हैं, टुकड़े में मिले हैं, वो क्लियर कट तभी हो पाएंगे जब आप मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था 65 के ऊपर, मैं बता देता हूँ। मैं आपसे पी वेव के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पी वेव पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि होल्ड, अगर ये देखिए पी वेव का आपको पता है, पी वेव का आपको पता है सॉरी, पी आर, पी वेव पे क्वेश्चन नहीं था, पी आर वेव, पी आर इंटरवल पे क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.12 से लेके 0.20, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो देखिए ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से मुझे मिला ही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मुझे याद आता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ ये, ठीक है। इसको यहीं होल्ड करते हैं अपन। 66 में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के ऊपर, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के ऊपर क्वेश्चन और आया था आपका, जीटीडी के ऊपर। इसमें एससीजी की स्क्रीनिंग आपसे पूछी गई है, आई थिंक। ये क्वेश्चंस आप पूरा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताओगे तो मुझे इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी को जो वीडियो आप देखें कंप्लीट देखना, ठीक है। तो ये जो मैं लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप मुझे कंफर्म करिएगा कि आपसे ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सामने रखे हैं, ये आप मुझे क्लियर कर देना, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछ, जो आई थिंक पूरा नहीं मिला है मुझे, लेकिन वो क्वेश्चंस भी मेरे पास में आ चुका था। सीओपीडी का एक पेशेंट है जो बेड, मतलब आईसीयू में है, ठीक है। और एपीग्लोटाइटिस उसको शायद इश्यूज है, और इंटूबेट आप नहीं कर पा रहे हैं, इंटूबेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछा गया था। अब ये क्वेश्चंस अगर आपसे है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरीके से कंफर्म हुआ ही नहीं, क्वेश्चन आया है इतना मुझे पता है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन क्या आया है, ठीक है। तो ये जो अभी लास्ट में
आपके सामने मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। इनके लिए जैसे 64 है, 65 है। 65 में मुझे इतना पता है पीआर से आपको हार्ट ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इसकी जो पीआर इंटरवल है अगर वो शॉर्ट हो जाता है 0.12 सेकंड से, अगर शॉर्ट रह रहा है, या ये क्वेश्चन पूछा गया है, या मोर देन 0.20 सेकंड ज़्यादा पूछा गया है। अगर मोर देन है तो हार्ट ब्लॉक का आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कंफर्म करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूरी तरीके से। एक जीटीडी में आपसे एससीजी की स्क्रीनिंग पूछी गई है, क्या पूछी गई है ये आप मुझे बताइएगा। सीओपीडी के केस में आपसे क्या पूछा गया है कि पेशेंट्स का ओरल कैविटी, जब आप मलहम पट्टी जो एनालिसिस करते हैं अपन एयरवे के लिए, उसमें एपिग्लोटिस आपको देखने को मिला, जिससे इंट्यूबेट आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऑप्शंस में आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि इसमें नॉन जो सॉरी मास्क है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो गया है तो वेंटिलेशन के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैसअप हो गया है, तो इस तरह से मैं इसके आंसर आपको नहीं दे सकता हूँ, ये आपको भी पता है तो क्वेश्चन। तो ये वर्क थोड़ा सा आपके लिए मैंने रखा है। एनएसीपी ऑब्जेक्टिव्स आप बता देना मुझे, इसके कमेंट्स क्या रहने वाले, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो आपके सामने रहे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और इसके अलावा शायद कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है, कुछ रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हैं ही मेरी हेल्प करने के लिए, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल आपका मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस जो मेरी तरफ से आपका रहा। आप सभी को थैंक यू जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक्स मतलब ओपिनियन ज़रूर दें। और सेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और गुजरात पीएससी के लिए, पीएचओ के लिए और केजीएमयू के लिए बैचेस हमारे लाइव ऑनलाइन हैं। अगर आपको इंक्वायरी करनी हो तो टैगलाइन पे ये नंबर्स आप डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और रही बात यूट्यूब पे लेक्चर्स आने की, तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग इशू है, इस वजह से हम आ नहीं पा रहे हैं। जल्दी कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ठीक है। हाँ, लेकिन ये पेपर सॉल्यूशंस में मैं पीछे नहीं रहूँगा, हमेशा मैं हूँ। तो आई होप आपको पसंद आया हो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशंस नए सेशंस के साथ। आरआरबी के लिए आप सभी को तैयारी करनी चाहिए। मेंस का पेपर भी कुछ आदि है, तैयारी आप अपनी करते रहना है। ये जो आपके लिए मैंने वर्क छोड़ा है इसको कीजिएगा, मैं वेट करूँगा आंसर्स का, आपके कमेंट्स का। हाँ, बात करें आपके कट ऑफ लेके, जो मैं लास्ट में बताना भूल गया हूँ। तो देखिए पेपर की एनालिसिस की मैं बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ में कुछ ज़्यादा खास इसमें आपको सोचना है। मॉडरेट लेवल ये पेपर है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। 2 क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाले हैं, मेल और। बात कर लेते हैं यूआर, दोनों की मैं यूआर की ही बताऊँगा, ठीक है। ओबीसी की बताने वाला हूँ, एससी और एसटी की। ईडब्ल्यूएस सिमिलरिटी ओबीसी से लगभग कुछ ज़्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मेल कैंडिडेट जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर 60 से 65 के बीच में मार्किंग है निकल जाएंगे। ये क्वालिफाइड कट ऑफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वालिफाइड कट ऑफ है, ठीक है। ठीक है, 60 टू 65 मेल्स अगर अचीव कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 58 से लेके और 60 के आसपास को ध्यान रखना है, 860 के आसपास रहेगी। एससी एसटी में ज़्यादा कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। पिछली एससी की मैं बात करूं तो 55 से लेके और 58, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 52 से 55 के बीच में कट ऑफ आपकी जा सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। फीमेल की मैं बात करूं तो लेस देन 60 आराम से क्वालिफाई आप कर सकते हैं। और ओबीसी की मैं बात करूं तो 55 या फिर आप 56, सिमिलर 1-2 मार्क्स आप वेरिएशन मान सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी यहाँ पे रहने वाली है 55। एसटी जो है वो रहेगी 48 से लेकर 50, ये आपका कट ऑफ परसेंटेज रहेगा। इससे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स या तो नीचे या फिर ज़्यादा आपका वेरिएशन यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। पेपर अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा पेपर, गुड पेपर था, ठीक है।
जिसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे 7 पहुंच गए हैं। 80 के आपके नर्सिंग के क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चंस मुझे मिले वो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, विथ जितना मैं आपको कोशिश कर सकता बहुत अच्छे से की कोशिश की। अगर किसी फिर भी कोई प्रॉब्लम पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर हेल्प कीजिएगा मुझे बताने की, ताकि आ, ये भी क्लियर हो सके। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।